Assalamualaikum second year art student. Previously we have discussed little bit about this chapter. So this chapter is written by Bertrand Russell. So who was a Bertrand Russell? He was a foreign writer. इसके साथ साथ आपको ये याद भी रखना है, he was a mathematician and philosopher. ओके मैं पूरा चैप्टर रीड नहीं करूँगी बिकॉज मैंने आपको बता दिया दिस चैप्टर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इफ़ आई विल रीड ना सो यू पीपल विल गेट बोर, क्योंकि इस चैप्टर में टोटली हिस्ट्री भरी हुई है और हिस्ट्री आई नो यू पीपल विल गेट बोर, क्योंकि मुझे पता है किसी को हिस्ट्री पसंद नहीं है. तो बस अब बैटसन रसल का इतना याद रखें, ही वॉज अ फॉरेन राइटर, ही वॉज अ मैथमेटिशियंस एंड फिलोसफर. और उसने एक बुक लिखी है प्रिंसिपिया मैथमेटिका. मैं उसको पॉइंटर से बता रही हूँ. ये देखो आपका जहाँ पे चमक रहा है ना, आप वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें. दिस इज़ अ बुक नेम प्रिंसिपिया मैथमेटिका का. याद रखना ये बुक का नाम बिकॉज दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज़. ओके इसके अलावा भी इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है, नाम भी मौजूद है बाकी बुक्स का. ये देखो मैं आपको बता रही हूँ, न्यू होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट ऑफ द साइंस ऑन सोसाइटी एंड ह्यूमन सोसाइटी इन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स. लेकिन इन बुक्स का नाम इतना एमसीक्यूज़ में नहीं पूछा जाता जितना मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया मैथमेटिका का पूछा जाता है. सो रिमेंबर दिस थिंग. अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं बिकॉज आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही याद करना है. ही वॉज मैथमेटिशियन फिलोसफर एंड ही हैज़ रिटन वन ऑफ द फेमस बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका. अब इन दिस चैप्टर यू विल कम टू नो दैट किसको कब पावर मिली थी. समटाइम ईस्ट गेट पावर, समटाइम वेस्ट गेट पावर. अब एट फर्स्ट सबसे पहले इन द बिगनिंग हु वॉज पावरफुल, ईस्ट वॉज पावरफुल. ये मैं फर्स्ट आपको ये वाले पैराग्राफ के बारे में बता रही हूँ. ये देखो ये वाला पैराग्राफ मैं इसको रीड भी करने जा रही हूँ. चलो उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. The reawakening of the East is one of the enormous movements that can only be properly understood when viewed in the wide historical perspective. Alternations of power between East and West occurred throughout the last 2000 years and more. 2000 ईयर्स में आप हिस्ट्री उठा के देख लें. 2000 ईयर जो पिछले 2000 ईयर्स है ना, इसमें पार एक दूसरे के ट्रांसफ़र होते गए. सम टाइम ईस्ट के पास पार था, सम टाइम वेस्ट के पास पार होता था. So in earliest history, the East predominated. Yesterday I have told you that at first East was powerful. Why he was very powerful? Because of our civilization. We were very civilized. हम बहुत civilized थे. हमें रहने सहने का तरीका आता था. बिकॉज आप ईस्ट को उठा के देख लेंगे, ईस्ट में ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वेस्ट में ज़्यादातर क्रिश्चियन रहते हैं. तो वी आर मुस्लिम. हमें अल्लाह पाक ने शुरू से ही बताया हाउ टू लीव अ लाइफ. तो हमें अच्छे से आता था कि हम किस तरह से रह सकते हैं. तो हम सिविलाइज थे. दैट्स वाई वी वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम. लेकिन आहिस्ते से ये पार किसके पास चला गया? वेस्ट के पास चला गया. वेस्ट के पास पार क्यों गया, मैं आगे पढ़ रही हूँ. The West, however, acquired the lead in civilization with the rise of the Greece. आपको ये word दिख रहा है, rise of the Greece. West powerful हो गया. Why? Because of the rise of the Greece. और इन पार विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एलेक्जेंडर. दो वजह आप इसको याद रखना, राइज ऑफ द ग्रीस एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ एलेक्जेंडर. ओके सबसे पहले ईस्ट पावरफुल था. वाई? बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन. इसके बाद वेस्ट पावरफुल हुआ. वाई? बिकॉज ऑफ राइज ऑफ ग्रीस एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ एलेक्जेंडर. आगे देखते हैं आगे क्या होता है. फ्रॉम दैट टाइम अंटिल द फॉल ऑफ रोम्स, दैट इज say for some 7 or 8 century, the West was dominant both in power and culture. It lost its position through the war between Romans and German. अब ये रोमन्स एंड जर्मन ये दोनों कौन से कंट्री है? वेस्टर्न कंट्री. ये दोनों वेस्ट में आते हैं. अब देखो वेस्ट को पावर तो मिली राइज ऑफ द ग्रेस और कॉन्क्वेस्ट ऑफ एलेक्जेंडर की वजह से. वेस्ट को पावर तो मिली, लेकिन उसी के अपने कॉन्टिनेंट में दो मुल्क ऐसे थे जो आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए, रोमन्स एंड जर्मन्स.
अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो हु वॉन द वॉर? जर्मन्स वॉन द वॉर। उसने रोमन्स को इनफीबल कर दिया, इनफीबल का मतलब है कमज़ोर कर दिया, और जर्मन जीत गए। अब जर्मन जब जीत गए, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जब भी लड़ाई होती है तो आपको पता है दोनों को ही नुकसान होता है, एक को नहीं होता। अब इन दोनों के वॉर की वजह से वेस्ट कमज़ोर होता गया, फिर से पार किसकी तरफ आ गई? ईस्ट की तरफ आ गई। एक और दूसरी वजह थी, ड्यू टू इस्लाम ईस्ट गॉट पार। एक तो वजह ये थी रोमन और जर्मन्स की वॉर, सेकंड रीज़न इसका था बिकॉज ऑफ इस्लाम वी गॉट पार। अब आगे पढ़ूंगी तो आपको पता चलेगा। विद द वेस्ट थस इमफीबल लीडरशिप एंड पावर एंड कल्चर पास टू द ईस्ट, वेरी लार्ज पार्ट ऑफ वॉट हैड बीन रोमन एम्पायर वर कॉन्कर बाय इस्लाम। आपको मिला ये वर्ड इस्लाम। तो ड्यू टू इस्लाम वी गॉट पावर, which in great days of the Caliphate has an empire considerably larger than of Rome's in its greatest day। अब देखो आगे चाइनीज़ एम्पायर का आ रहा है। अब चाइना कहाँ आता है? चाइना भी ईस्ट के अंदर आता है। ओके, अब चाइनीज़ का हम देखते हैं क्या है। द चाइनीज़ एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ टैंग डायनेस्टी। टैंग डायनेस्टी एक टैंग किसी पर्सन का नाम है या तो पूरी एक सल्तनत का नाम है। जैसे सल्तनत उस्मानिया हो गई, सल्तनत अब्बासिया, ये सारे आपने नाम पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो टैंग की सल्तनत, टैंग किसी चीज़ का नाम है और उसकी सल्तनत में भी किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है। अब उसकी सल्तनत क्या थी? वॉज इक्वली ग्लोरियस एंड ऑलमोस्ट इक्वली एक्सटेंसिव। अब टैंग डायनेस्टी जो कि चाइनीज़ की थी ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस थी, बहुत ज़्यादा वास भी थी। दैट्स वाई ईस्ट वॉज पावरफुल। एक तो इस्लाम की वजह हो गई, दूसरी रोम और जर्मन की वजह हो गई, और जो थर्ड रीज़न है चाइनीज़ एम्पायर जो कि टैंग डायनेस्टी है। आगे बढ़ते हैं हम। द सुप्रीमेसी ऑफ ईस्ट वॉज नॉट ओनली इन मिलिट्री, साइंस, फिलोसफी, पोइट्री, द आर्ट ऑल्सो फ्लोरिश इन चाइना और मोहम्मदन वर्ल्ड एट द टाइम व्हेन यूरोप वॉज संक इन बारबेरिज्म। बारबेरिज्म का मतलब है वहशियत में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वी आर मुस्लिम सो वी नो हाउ टू लीव अ लाइफ। ड्यू टू इस्लाम, ड्यू टू कुरान पाक, ड्यू टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें सब ज़िंदगी के तरीके पता है। लेकिन आपको बता दूँ, वेस्ट को तो रहने का तरीका ही नहीं आता था। वो दरख्तों के ऊपर तो रहते थे, उन्हें ये भी नहीं पता था घर क्या होता है, खाना क्या होता है, इन्हें ये भी नहीं पता था। आपको सब कॉन्टिनेंट में जब ब्रिटिशर्स आते हैं ना, उन्हें ये भी नहीं पता था व्हाट इज़ बिरयानी, व्हाट इज़ जर्दा, वो तो पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। आप सबको ये पता भी है। तो जब इस्लाम की वजह से हम पावरफुल थे, और चाइना की वजह से, चाइना की टैंग डायनेस्टी की वजह से चाइना बहुत ज़्यादा फेमस था, इसलिए ईस्ट के पास पावर थी। अब ईस्ट साइंस में भी फ्लोरिश था, फ़िलासफ़ी में भी, पोइट्री में भी और आर्ट में भी। और जो वेस्ट था ना, इट वाज संक इन द बारबेनिज़्म। बारबेनिज़्म का मतलब है वहाँ पे डार्कनेस थी, वहाँ पे अंधेरा था। देयर वाज नो एजुकेशन एट देयर। अभी जो ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नारा लगाते हैं ना, उस वक्त ये कोई ये नहीं थी। अब इन्हें पता चल गया कि मुसलमानों के पास और ईस्ट के पास पावर क्यों है, ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू सिविलाइजेशन, ड्यू टू फिलॉसफी, ड्यू टू कल्चर। तो अब उन्होंने मुसलमानों के कल्चर पर क्या किया? हमला किया। ओके, अब आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा फिर वेस्ट के पास पावर क्यों गई। ईस्ट के पास पावर थे इस्लाम की वजह से, वेस्ट के पास पावर क्यों गई हम आगे पता चलेगा। यूरोप विद अनपार्डनेबल इनसॉलिडरिटी कॉल दिस पीरियड द डार्क एज। डार्क एज आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी है आपके नोट्स में। डार्क एज, आप डार्क किसको कहते हो? जब जहाँ अंधेरा होता है। ओके, तो यूरोप में वहाँ पे डार्कनेस थी। वाई? बिकॉज देयर वॉज नो एजुकेशन एट देयर वॉज नो कल्चर, कोई कल्चर नहीं था। दे वर नॉट सिविलाइज, दे डिड नॉट नो हाउ टू लिव। इसकी वजह से वो डार्कनेस में थे। इसलिए जब वो डार्कनेस में थे ना, उस एज को वो डार्क एज कहते हैं। इट वॉज ओनली इन यूरोप। देखो, ये डार्क एज सिर्फ यूरोप में था।
It was dark indeed. Only in Christian Europe. For Spain, it was Mohammedan had a billion culture. अब स्पेन देखो, स्पेन आता वेस्टर्न ममालिक के अंदर है, लेकिन स्पेन में डार्कनेस नहीं थी, वो डार्क एज में नहीं था. वाई? बिकॉज ऑफ इस्लाम, बिकॉज ऑफ मोहम्मदन एज, बिकॉज ऑफ बिलियन कल्चर ऑफ मुस्लिम, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी. ओके आगे बढ़ रही हूँ मैं. आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा. ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है गर्ल्स. पे अटेंशन टू दिस लेक्चर. आगे बढ़ रही हूँ. द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउएवर ग्रेजुअली क्लाइम अप का मतलब है वो, अब जो वेस्टर्न ममालिक है अब वो कामयाब होने लगे. क्लाइम का मतलब ऐसा चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे चढ़ने से क्या मतलब है, तरक्की करना. क्लाइम आउट ऑफ द अबेस ऑफ barbarianism. Columbus and Vasco da Gama was the pioneers of new western imperialism. imperialism का क्या मतलब होता है गर्ल्स, ध्यान से सुनना. ये imperialism का वर्ड पूरे चैप्टर में आएगा. imperialism का मतलब है किसी पर बाय फोर्स हुकूमत करना. अब वेस्ट के पार क्यों गई लास्ट में? अभी तक वेस्टर्न ममालिक के पास पार है. एक तो वजह ये है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, और दूसरी वजह है ड्यू टू वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म. अब वेस्टर्न ममालिक क्या करते हैं, दूसरों पर बाय फोर्स हुकूमत करते हैं. राइट नाउ अभी जो चाइना ये करोना निकला है, आपको इसकी भी कुछ अलग अलग बातें सुनाई देती होगी. कभी आपने सुना भी होगा ये कोरोना किसने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है, क्योंकि वो चाइना को डेमोलिश करना चाहता है. ओके तो वेस्ट हमेशा चाहता है कि वो बाय फोर्स किसी पर हुकूमत करे. जैसे कि आप बहुत बड़ी एग्जांपल अफ़गानिस्तान और इराक़ दे सकते हो, बाय फोर्स वहाँ पे हुकूमत कर रहा था. सो राइट नाउ वेस्ट इज़ पावरफुल ड्यू टू वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म एंड ड्यू टू टेक्नोलॉजी. एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वाज इट मेन वेपन द ईज विच हैड लेड. ये यहाँ तक मैंने फर्स्ट पेज पढ़ा. नाउ कम टू द सेकेंड पेज. Those who lag behind had difficulty in preserving independence when industrialism. मे बी ये मैं एक सॉरी गर्ल्स, ये मैं एक पेज और आगे हो गई हूँ. ये देखते हैं, ये 19 पेज है, तो हमें 20 पेज पढ़ना है. ये वाला पेज पढ़ना है. द वर्ल्ड इन साइंस बिफोर द राइज ऑफ द ग्रीक आफ्टर द फॉल ऑफ रोम was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century onward. ओके अब देखो, राइज ऑफ द ग्रेट से पहले और आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जो वेस्ट था ना, 16 सेंचुरी के ऑनवर्ड बात हो रही है, वो साइंस से बिल्कुल बेखबर था. इससे पहले की बात, 16 सेंचुरी से पहले वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी. लेकिन आफ्टर द 16 सेंचुरी द फ्लोरिश, और इन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया. दैट्स वाई दे गॉट पावर. ओके आगे बढ़ रही हूँ. वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट एट द वेरी लीस्ट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब देखो, वेस्ट इज़ डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. हम देखो, हमारे हाथ में मोबाइल है, हम बिल्कुल वेस्ट से ही जुड़े हुए हैं. हम जो कपड़े भी पहनते हैं ना, वेस्टर्न ड्रेसेस, तो देखो हमारे दिमाग पे भी किसका कब्ज़ा है, वेस्टर्न ममालिक का कब्ज़ा है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से चाल चल के पार हासिल किए और आज तक वो पावरफुल हैं. लेकिन बहुत जल्द ईस्ट वेकअप होगा, क्योंकि बैथन रेसन ने इसीलिए चैप्टर रखा है. ही इज़ होपिंग दैट ईस्ट विल वेकअप, और ईस्ट वेकअप हो रहा है ड्यू टू चाइना. आप देख सकते हैं, चाइना इज़ गोइंग टू बी अ सुपर पावर. आगे पढ़ रही हूँ. व्हेन आई वॉज यंग, आई आ रहा है, आई का मतलब है बैथन रेसल. यहाँ पे वो अपनी बात कर रहा है. व्हेन आई वॉज यंग एवरीबडी इन द वेस्ट एक्सेप्टिंग दिस डोमिनेंस एज अ मैटर ऑफ कोर्स एंड sometime likely to continue indefinitely. In this expectation, as everyone can now see, the West was mistaken. Once again, as at the time of the fall of Rome, war between German and other Occidental, so enfeebled Europe, it was no longer able to hold Asia in subjection. It is now Europe whose freedom is threatened by the alliance of Moscow with Peking. Moscow, China. ओके यहाँ पे देखो, सब चाइना का जिक्र भी किया है.
ऊपर से थोड़ा डिस्क्राइब कर रही हूँ, डायरेक्ट नीचे नहीं जा रही। यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल कह रहा है, व्हेन आई वाज यंग सो एवरीबॉडी वाज एक्सेप्टिंग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। सो वेस्ट के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट कर रहे थे। ये पता नहीं कब लिखा गया है, ज़रा हम सन देख लेते हैं कब लिखा गया है। ये लिखने की तो ईयर नहीं मौजूद है, लेकिन हम राइटर का ईयर देख सकते हैं। 1872 में ये बॉर्न हुआ था, तो 19 में ही लिखा गया होगा। इसका मतलब 20th सेंचुरी में लिखा गया। अब 20th सेंचुरी में देखो, आप देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया पर भी ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की थी। तो आप देख लें, हम भी तो उनका इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट कर रहे थे। तो राइटर भी अपनी आंखों से देखा हुआ हाल बता रहे हैं कि व्हेन ही वाज यंग सो एवरीबॉडी वाज एक्सेप्टिंग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को वो कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। और इसके बाद ये बता रहा है कि आफ्टर द फॉल ऑफ रोम, जो जर्मन और रोमन्स के आपस में झगड़ा हुआ था, और इसके बाद का हिस्सा भी बता रहा है कि अब इसके बाद एशिया पर उसकी इतनी हुकूमत नहीं रही, वेस्टर्न ममालिक की। और वेस्टर्न ममालिक को ख़तरा भी है ईस्ट से। और ईस्ट की कौन सी ट्राइब से उन्हें ख़तरा है? मॉस्को से ख़तरा है। मॉस्को इज़ सच चाइनीज़। चाइनीज़ की एक कोई काइन है, उसको उससे बता रहा है। इसका मतलब पहले से ही बर्ट्रैंड रसल जानते थे कि ईस्ट इज़ गोइंग टू वेक, और इट इज़ गोइंग टू वेक अप जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना। बिकॉज यूरोपियन ममालिक की जो फ्रीडम है वो थ्रेटन कर रही है, किसकी वजह से? अलायंस ऑफ मॉस्को विद पकिंग। अच्छा, आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ती हूँ। दिस इज़ अ न्यू फैक्ट दैट आई थिंक दैट इवन एशिया हैज़ नॉट येट adequately realized for country Asia has suffered under the insolence ऑफ द वाइट मैन। देखो, हम वाइट मैन के इन्फ्लुएंस के अंदर थे। एशिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे थे, दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइट मैन। आई हैव माई सेल्फ सीन। अब यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल कह रहे हैं, मैंने खुद से देखा ये इन्फ्लुएंस। इंसोलेंट डिस्प्ले इन वेज दैट मेड माई ब्लड बॉयल। और यहाँ पे गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। बर्ट्रैंड रसल कह रहे हैं, When I saw this influence, so it made my blood boil. Blood boil का मतलब है गुस्सा करना। That if I had been an Asian, not an Europe, it would have rose me to fury. फ्यूरी का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा। देखो, एंगर होता है वो कम लेवल का गुस्सा, फ्यूरी का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा, गुस्से सा वो आग लाल हो जाना वो। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अगर मैं एशिया में रहता, यूरोप में ना रहता, अगर मैं एशिया का होता, यूरोप का ना होता, तो मेरा तो गुस्से का कोई वो नहीं होता, मतलब कोई लिमिट नहीं रहती। दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन domination has naturally produced a mood of resistance, and always happen in such cases there is a danger lest the fight for independence should become a desire for conquest. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस तरह के एक्सपीरियंस को देखने से मैं क्या होता, वेस्टर्न ममालिक के लिए रेजिस्टेंस फील करता। मतलब उसका मूड ख़राब होता है जब वो देखता है कि एशिया पर क्या किया जा रहा है, इंसोलेंस किया जा रहा है, एशिया के ऊपर बिला वजह का कब्ज़ा किया जा रहा है, उन पर हुकूमत की जा रही है, जिसकी वजह से बर्ट्रैंड रसल हमेशा सोचते रहते थे कि अगर वो एशिया से होते और यूरोपियन ममालिक से ना होते तो वो तो गुस्से से पागल हो जाते हैं। अच्छा, मैं अभी यहाँ तक रख रही हूँ। इसमें पावर ट्रांसफ़र, ऑल्टरनेशन ऑफ पावर का हमने अभी तक जिक्र किया, ईस्ट वेस्ट किसको कब पावर मिली और क्यों मिली। इसके अलावा हमने थोड़ा राइटर का हवाला पढ़ा है कि राइटर क्या महसूस करता है। इवन ही वॉज अ फॉरेन राइटर, लेकिन ये किसका साथ दे रहा है? एशियन कंट्री का साथ दे रहा है, और कह रहा है एशिया पर नाजायज़ कब्ज़ा भी किया गया वेस्टर्न ममालिक की तरफ से। आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा हवाला दे देती हूँ। आगे आप कम्युनिज़्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।